दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर झड़प की खबर। हिंसा के आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। पुलिस का पत्थरबाजी से इनकार, इलाके में हालात सामान्य। दिल्ली हिंसा पर न्यूज 18 से बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी, 3 हथियार बरामद। सोशल मीडिया पर भी दिल्ली पुलिस की नजर। सामने आया दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो। लोगों पर पिस्तौल से फायरिंग करता दिखा एक आरोपी। पुलिस ने गश्त के दौरान मौके से बरामद किए खाली कारतूस। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में बड़ा धमाका, 10 लोग घायल। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार। कहा अगले 10 सालों तक रूस से लड़ाई लड़ने को तैयार है यूक्रेन। 1-1 इंच जमीन की करेंगे रक्षा। लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द। एससी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए निष्पक्ष तरीके से सुनवाई का दिया आदेश। 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को करना होगा सरेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर बाइडेन से गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बाइडेन एक बार फिर कीव आ जाए, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, क्योंकि यूक्रेन में पुतिन जो कर रहे हैं उसका सबूत बाइडेन को देखना जरूरी है। वो सबूत जिसमें पुतिन यूक्रेन के सैनिकों का टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें दाने दाने के लिए तरसाकर उन्हें यातनाएं दे रहे हैं। क्या है इस टॉर्चर चैम्बर का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन ने पहले कहा सरेंडर करो या मरो। अब सरेंडर के बाद पुतिन का टॉर्चर चेंबर वाला प्लान। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ बदले की आग में इस वक्त पुतिन ऐसे जल रहे हैं कि उन्होंने इस महाजंग में जायज और नाजायज के बीच का फर्क ही मिटा दिया है। यूक्रेन के शहरों में तबाही लाने के बाद अब पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के वो सैनिक आ चुके हैं जो कल तक रूस के टैंकों पर गोले बरसा रहे हैं। छिप छिप कर रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर रहे थे। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन अब ऐसे सैनिकों के लिए टॉर्चर चैम्बर बना रहे हैं जहां पर ऐसे यूक्रेनी सैनिकों को यातनाएं दी जाएंगी जो रूस के आगे सरेंडर करेंगे। रविवार को यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के मारियुपोल शहर में यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी के बाद उन्हें सरेंडर करने या फिर मरने का अल्टीमेटम दिया है। रविवार को दिए गए इस अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि सरेंडर की मियाद खत्म होने के बावजूद यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के आगे सरेंडर नहीं किया। इन दावों को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फेसबुक लाइव पर जारी अपने बयान में कहा, दक्षिण यूक्रेन में रूस के टॉर्चर स्क्वाड के जरिए बदला लिया जा रहा है। वहां टॉर्चर चैम्बर बनाए जा रहे हैं। रूस ने स्थानीय प्रतिनिधियों को किडनैप कर लिया है। युद्ध में टॉर्चर चैम्बर की बात कोई नई नहीं है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी युद्धबंदी सैनिकों को टॉर्चर चैम्बर में कैद करके यातनाएं देने की बात सामने आ चुकी है। अब दावा रूस को लेकर किया जा रहा है कि रूसी सैनिक धरती पर उसी टॉर्चर चैम्बर का कॉन्सेप्ट दोहरा रहे हैं।
ये मारियोपोल के आज़ोवत्सल स्टील प्लांट की तस्वीरें हैं, जहां रूसी हमले के बाद यूक्रेन के कई सैनिक प्लांट के अंदर छिप गए। रूस ने इन सैनिकों को सरेंडर का अल्टीमेटम दिया था। सरेंडर का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्लांट पर जबरदस्त बमबारी की गई। हालांकि यूक्रेन के इन सैनिकों के लिए टॉर्चर चैम्बर को लेकर रूस और यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसके सैनिक मरते दम तक रूस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, जबकि रूस का दावा है कि सरेंडर करने वाले अपने ही सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन ने शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया है, जिसके चलते यूक्रेनी सरेंडर नहीं कर रहे। इन दोनों दावों में से कौन सा दावा सच है और कौन सा झूठ, ये फिलहाल साफ नहीं है। वैसे भी युद्ध के बीच अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए सेना ऐसे प्रोपेगेंडा पर काम करती है, जो इस वक्त यूक्रेन में दिख रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुचा नरसंहार पर। ये अभी तक की सबसे अहम जानकारी सामने आ रही है। हर 5वें नागरिक की हत्या का आरोप लग रहा है रूस पर। बुचा के मेयर का ये बहुत बड़ा दावा। रूसी सैनिकों पर ये नरसंहार का आरोप लग रहा है कि हर 5वें नागरिक पर ये नरसंहार किया गया है। बुचा नरसंहार, वो नरसंहार जिसको लेकर युद्ध अपराधी घोषित करने की भी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो चुकी है रूस को लेकर। वहीं अब जानकारी आ रही है बुचा के मेयर के जरिए एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि रूसी सैनिकों पर ये नरसंहार का आरोप तो है ही, लेकिन हर 5वें नागरिक को बुचा नरसंहार के तहत मौत के घाट उतारा गया है। ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे पड़ाव पर आ गई है जहां से इसके खात्मे की तारीख तय कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ रूस जहां यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह कहना है कि वो अगले 10 साल तक ऐसा युद्ध लड़ने को तैयार है। यानी इस जंग के बीच जो समीकरण तैयार हो रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कभी ही ये लड़ाई आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि सालों तक अगर चलती है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग 10 साल चलने वाली है? क्या यूक्रेन में चल रहा युद्ध महज तबाही की शुरुआत है? क्या यूक्रेन युद्ध से लिखी जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की खौफनाक स्क्रिप्ट? क्या शुरू हो चुका है परमाणु तबाही का काउंटडाउन? के लिए यूक्रेन में चल रही जंग से कुछ ऐसे ही सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जिस जंग को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि रूस महज चंद दिनों के भीतर इसे जीत लेगा, उसी रूस को यूक्रेन के खिलाफ लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। भले ही पुतिन की ताकतवर सेना ने अपने दमदार हथियारों से यूक्रेन की चूल्हे हिला दी है, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना का हौसला लगातार रूस को भारी चुनौती दे रहा है। अब ये चुनौती कितनी बड़ी होने जा रही है, इस बात का जिक्र खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कर दिया है। CNN से बात करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन इस जंग को अगले 1 दशक तक लड़ सकता है। रूस के खिलाफ यूक्रेन अगले 10 साल तक जंग को तैयार है। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि जिस यूक्रेन को पुतिन की सेना लगातार हल्के में ले रही थी, वही सेना युद्ध की ऐसी तैयारी कर चुकी है कि अगले 10 साल तक रूस का मुकाबला कर सकती है?
वैसे रूस की वॉर मशीनरी के आगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान बचकाना माना जा सकता है, लेकिन युद्ध के मैदान से यूक्रेन के हौसले और रणनीति की जो तस्वीरें आई हैं, वो ज़ेलेंस्की के दावे को पंख जरूर लगाती हैं। इतना ही नहीं, रूस के साथ जंग में बुरी तरह तबाह हुए खार्किव के मेयर का भी दावा है कि यूक्रेन की हिम्मत के आगे रूस को झुकना ही होगा। Дорогие харьковчане, сегодня 53-й день войны. यूक्रेन के लिए इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला ही है। वक्त वक्त पर ज़ेलेंस्की न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि रूस की बर्बरता को भी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इन मौतों के लिए रूस की सेना और पुतिन को जिम्मेदार बताया है। साथ ही दुनिया भर के देशों से इस बात की अपील की है कि वो जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएं। Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому. दरअसल रूस इस युद्ध को लेकर जितना आक्रामक है, उतना ही यूक्रेन भी। भयानक तबाही के बाद भी यूक्रेन की सेना किसी भी मोर्चे से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, यूक्रेन प्रशासन लगातार रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगाकर उसे घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। खार्किव में हुए हमले के बाद एक बार फिर रूस पर ऐसा ही आरोप लगाया गया है। मध्य खार्किव में हुई गोलाबारी उदाहरण है कि रूस जब खार्किव पर कब्जा नहीं कर पा रहा तो वो उसे सिलसिलेवार तरीके से नष्ट करने पर आमादा है। समझना ये भी होगा कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने यूक्रेन को रूस के सामने अब तक विचलित नहीं होने दिया है। असल में यूक्रेन भले ही छोटा देश है, लेकिन उसके सैनिक जानते हैं कि रूस की सेना युद्ध किस तरह लड़ती है, उसके पास कौन कौन से पैंतरे हैं। यूक्रेन जानता है कि रूस से मुकाबले के लिए रणनीतिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाकर दुनिया के तमाम बड़े देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है ये कि पश्चिमी देशों के 30 से ज्यादा देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि नेटो और यूरोप भी इस जंग में यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस बात का दावा कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में यूक्रेन अगले 10 साल तक के लिए तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूक्रेन से। खार्किव में रूस की भारी बमबारी एक तरफ जारी है, वहीं जानकारी ये मिल रही है कि खार्किव के लोगों से सेना ने अपील की है। खार्किव में घरों में रहने का आदेश लोगों को दिया गया है सेना की तरफ से, ताकि अगर इस तरह की भारी बमबारी हो रही है और वो इसी तरह से अगर अपने घरों में बने रहते हैं तो मुमकिन है कि उनकी जान बच जाए। इतनी भीषण इस वक्त रूस की तरफ से खार्किव में बमबारी की जा रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है और खार्किव में घरों में रहने का आदेश यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है ताकि लोगों की जान ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो खार्किव की है, जहां पर भीषण तबाही हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई हैं, खंडहर बदल गई हैं। बिल्कुल जो शक्ल थी इस खार्किव इलाके की, इस शहर की, पूरी तरह से वो पहचान ही खत्म हो गई है। और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो बस अब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये युद्ध अंत की तरफ बढ़े, जिसके कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। लेकिन खार्किव में रूस की भारी बमबारी के बीच यूक्रेन की सेना ने ये अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहें। और रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, 54 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस की सेना खार्किव, लुहांस्क और डोनेस्क और वोल्वो
नाका जो है इलाका, वहां पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मैप के जरिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि कहां कहां इस वक्त जंग का सबसे ज्यादा और भीषण असर हो रहा है। सबसे पहले खार्किव का ये हिस्सा देखिए जहां भीषण तबाही हुई है। जानकारी मिल रही है कि यहां पर लोगों को ताकीद की गई है कि आप अपने घरों में रहिए अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। इसके बाद लुहांस्क वो हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त हमला हो रहा है, बमबाजी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ से मेरिटोपोल जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान की जानकारी मिल रही है। डोनेट्स्क जहां पर शुरुआत से लेकर अंत तक अभी भी वहां पर भीषण तबाही है। ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन का बाहरी हिस्सा है ये इस वक्त भीषण तबाही से लगातार आगे जा रहा है। मारिउपोल में तो इस कदर हमला हो रहा है कि वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और मारिउपोल में तो रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब जो लोग हैं वो सरेंडर कर लें, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकते हैं। और वहीं पोल्वाखा जो हिस्सा है वहां पर भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी जानकारी मिल रही है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा मिकोलाइव में भी बहुत ज्यादा इस वक्त बमबारी की जा रही है, हमले हो रही है। और खैरसॉन का वो हिस्सा तो है ही जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कवायद हुई है। तो लगातार होवित्जर तोपों से हमला किया जा रहा है, चाहे बात करें खैरसॉन की, मिकोलाइव की, यहाँ पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन रूस पर प्रतिबंधों का शिकंजा मजबूत भी हो रहा है। इस बीच रूस से सड़क परिवहन वाहनों की यूरोपीय संघ ने आवाजाही प्रतिबंधित की है। और आइए ये भी आपको हम मैप के जरिए समझाते हैं कि रूस के जहाजों पर कहां कहां प्रतिबंध लगा है। ये मैप इस वक्त आपके सामने है जो किस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत अहम मैप हो जाता है। दरअसल देश कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंदरगाहों पर रूस के जहाजों पर बैन लगाया है। उनमें शुरुआत तो इटली जैसे शक्तिशाली देश ने की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं उनमें कौन कौन से देश है, उनमें बेल्जियम शामिल हो गया है, इटली का तो हमने जिक्र कर ही दिया है, एस्टोनिया शामिल है, रोमानिया शामिल है। इसके अलावा बुल्गारिया का भी नाम किया जा रहा है जो प्रतिबंधों में शामिल हो रहा है। यानी रूस पर अब प्रतिबंधों की मार और तेज होती जा रही है और ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक साबित होगा। तो यूक्रेन जंग में रूस को इतनी कड़ी टक्कर मिलेगी, पुतिन और उनके सिपह सालारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया। जेलेंस्की का कहना है कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। बौखलाए पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। जेलेंस्की ने न्यूक्लियर हमले से बचाव के लिए एंटी रेडिएशन दवाओं का बड़ा स्टॉक तैयार रखने की बात कही है। पुतिन के संभावित अगले कदम से यूक्रेन में कैसे एटमी हड़कंप मचा हुआ है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखकर आप समझ जाइएगा। जेलेंस्की पर न्यूक्लियर आफत। जेलेंस्की का सबसे बड़ा डर सामने आया। अब रेडिएशन वाला युद्ध शुरू होगा। परमाणु का मिनी वर्जन फटेगा या मेगा वर्जन। पिछले 2 दिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 2 बार न्यूक्लियर अटैक के खतरे की आशंका जाहिर की है।
ये बड़ा परमाणु हमला भी हो सकता है या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला। अगर एटम बम फटा तो रूस के न्यूक्लियर अटैक से कैसे यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी। इसे जानने से पहले ज़ेलेंस्की की परमाणु चेतावनी को जान लीजिए। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु हमले से पहले बचाव की तैयारी जरूरी है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि एंटी रेडिएशन दवाओं का स्टॉक तैयार रखें। साथ ही साथ बम शेल्टर का निर्माण शुरू कर देना चाहिए। ज़ेलेंस्की को डर है कि रूस अपने यूक्रेन युद्ध को विनाशकारी रूप देकर खत्म कर सकता है, जिसे एटम बम से ही अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूक्रेन में गिरेगा छोटा एटम बम। क्या यूक्रेन के शहर ऐसे हो जाएंगे खत्म? क्या यूक्रेन युद्ध में चलेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? ज़ेलेंस्की की नई चेतावनी के बाद अब दुनिया की नजर पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। रूस ने कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन गोला बारूद और टैंक मिसाइलों से रूस का काम पूरा होता दिख नहीं रहा। इसलिए आशंका है कि बौखलाए पुतिन अब ऑपरेशन TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। रूस तो अपने परमाणु हथियारों को जंग के चौथे दिन ही परमाणु युद्ध का खतरा उसी वक्त बड़े लेवल पर पहुंच गया था, क्योंकि 31 साल बाद रूस ने अपने एटम बम लॉन्च करने वाली यूनिट को तैयार रहने को कहा था। अगर यूक्रेन में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ये बम जिस शहर पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। रूस युद्ध में अपने छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सिर्फ एक ही वार में यूक्रेन के किसी भी शहर को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकता है। इस बम के एक धमाके से कीव के जिस किले को यूक्रेन 1 महीने से बचाता आ रहा है, उसका नामो निशान मिट सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी पहले ही दुनिया को आगाह कर चुकी है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर स्कॉट डी बैरियर भी अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बता चुके हैं कि रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियारों पर अधिक निर्भर हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की या फिर स्कॉट डी बैरियर ने जो आशंका जाहिर की है, उसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध की बिसात पर पुतिन का अगला प्लान उस बम से धमाका करना है जिसे दुनिया तबाही का दूसरा नाम कहती है, परमाणु बम का नाम देती है, या ये कहें कि छोटे परमाणु बम के नाम से पूरी दुनिया डरती है।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन क्षमता के करीब 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है, इसका अभ्यास भी कर चुकी है और खासकर यूक्रेन युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना ऐसा कर भी सकती है। आमतौर पर परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। 23 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन काली और आसमान लाल हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। उसी का अगला पड़ाव छोटे परमाणु बम के इस्तेमाल को माना जा रहा है, जिसके संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मर्तबा दे चुके हैं। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания. यानी अगले कुछ दिनों में वो हो सकता है जिसे देखकर दुनिया सहम जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने जखीरे का सबसे खतरनाक बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को भी यह अंदेशा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किए तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। अगर रूस ने अपना मीडियम पावर यानी 10 किलोटन ताकत वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दिया तो आग के चलते 200 मीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 1 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 1 लाख से अधिक लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 2 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 6 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 2 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 15 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। छोटे एटम बम रूस के सबसे महाविनाशक हथियारों में से एक है। हालांकि ये बड़े परमाणु बम से कम तबाही मचाते हैं, लेकिन ये तबाही यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रूस ने शीत युद्ध के दौरान बनाया था। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद किया जा सकता है। रूस के छोटे परमाणु बमों को पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस्कंदर मिसाइल के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन देश के किसी शहर को निशाना बना सकता है। यही नहीं, रूस के पास ऐसा मिसाइल सिस्टम भी है जो पनडुब्बी या युद्धपोत से लॉन्च किया जा सकता है। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस का कैलिबर मिसाइल SN-30 समंदर में पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेज सकता है। अब तक के यूक्रेन युद्ध में रूस अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा चुका है, लेकिन अगर इन मिसाइलों के जरिए छोटे परमाणु बम गिरे तो यूक्रेन को कब्रगाह बनते देर नहीं लगेगी। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर पॉल डी मिलर के मुताबिक
मैं इस बात को लेकर अनिश्चित हूं कि इस युद्ध में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या फर्क पैदा कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बड़े सैन्य फॉर्मेशन जैसे टैंक, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट कैरियर, बैटल ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा इन्हें अंडरग्राउंड बंकरों, किलेबंद सैन्य ठिकानों या कमांड एंड कंट्रोल ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया जाता है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन के पास पहली दो चीजें तो है नहीं, और जहां तक मेरी जानकारी है, बंकरों और कमांड सेंटरों को रूस युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पारंपरिक बमों से निशाना बना चुका है। पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर छोटे परमाणु बम से हमला कर दिया तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तय है। रूसी सेना ने अपनी परमाणु बम गिराने वाली तोपों को पहले ही यूक्रेन सीमा पर तैनात कर दिया है। परमाणु बम दागने में सक्षम रूस की इस तोप का नाम है 2S7PN। परमाणु बम गिराने वाली रूस की ये तोप कैसे आग उगलती है, देख लीजिए। रूस की ये तोप 37 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम से भरे गोले ऐसे ही दाग सकती है। ऐसी सैकड़ों तोप रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से लगती सीमा पर तैनात कर रखी है। ये उसी लोकेशन की तस्वीरें हैं जहां ये तोपें आग उगलती दिख रही हैं। वहां से चंद किलोमीटर दूरी पर खार्किव शहर की सीमा शुरू हो जाती है। वही खार्किव शहर जहां दाखिल होकर रूस की सेना ने भारी तबाही मचाई है। लेकिन सीमा पर तैनात इस तोप से अगर छोटे परमाणु बम छोड़ दिए गए तो हालात सर्वनाश जैसे हो जाएंगे। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का आदेश देते हैं तो रूस की सेना कैसे जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। रेडिएशन लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगी। रेडिएशन के चलते लोगों में उल्टी, नितली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी घातक लक्षण दिखते हैं। 4 किलोमीटर के इलाके में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की आशंका रहती है। विस्फोट के 15 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियां टूट जाती हैं। कई लोगों के सदमे के चलते मरने का खतरा होता है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब यह आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद पुतिन बड़े नहीं, अपने छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल कर यूक्रेन को दहला सकते हैं। किसी भी न्यूक्लियर अटैक का जवाब देने के लिए अमेरिका ने यूरोप में क्या तैयारी की हुई है, उसकी जानकारी बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिसर्च रिपोर्ट में सामने आई थी। ये जानकारी नेटो की संसद में लीक हो गई थी। इसके मुताबिक अमेरिका ने 150 एटम बम यूरोप के 6 मिलिट्री बेस पर रखे हुए हैं। इनमें बेल्जियम और जर्मनी के एक बेस, इटली के 2 मिलिट्री बेस, नीदरलैंड्स के 1 बेस और तुर्की के 1 मिलिट्री बेस पर न्यूक्लियर बम होने की बात सामने आई थी। यहां पर अमेरिका ने अपने B-61 बम रखे हुए हैं जो F-35 फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। यही वजह है कि 5वीं पीढ़ी के इस विमान से अब नेटो के कई देश लैस किए जा रहे हैं। ये रूसी हवाई अटैक के वक्त भी फर्स्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस का रोल भी निभाएंगे। ब्रिटेन और जर्मनी के यूरोफाइटर भी B-61 न्यूक्लियर बम लॉन्च कर सकते हैं।
अभी ये फाइटर जेट कोल्ड रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास में शामिल है। इसके अलावा F-16 और F-15 फाइटर जेट भी इससे लैस किए जा सकते हैं। नेटो इस वक्त अपनी मिलीजुली ताकत दिखाकर रूस को रोकना चाहता है। नॉर्वे में चल रहे कोल्ड रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास में नेटो का इरादा यही है। वो बताना चाहता है कि यूक्रेन तक तो ठीक है, इससे आगे रूस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। As we can see on the present operations worldwide and what is happening nowadays, we can see that it is really important to have these kind of exercises like cold response to harmonize and train the combined operations with our allies, to train SOPs and procedures which are standardized in the NATO. Since the NATO Enhanced Vigilance Activity operation started, the MMU is participating with 2 or 3 flights per day and delivering fuel to our allies. And right now we managed to refuel up to almost 2 million liters of gas to our allied partners. ये तो सिर्फ नेटो की स्टेल्थ और न्यूक्लियर पावर का एक ट्रेलर है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर भी रूस को चैलेंज करने के लिए तैनात कर रखा है। ये स्टेल्थ बॉम्बर दुनिया के सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले बम लेकर उड़ता है। राडार में अदृश्य रहने वाला ये बॉम्बर इस वक्त अमेरिका का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है। ऐसे वेपन सिस्टम किसी भी वक्त डिप्लॉय किए जा सकते हैं, लेकिन वार पलटवार की इस न्यूक्लियर फाइट में हासिल सिर्फ तबाही ही होगी।